हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे रिलायंस जियो की, जिन्होंने गूगल बैक्ड ग्लांस में 200 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जियो प्लेटफॉर्म्स की, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर्स देखते हैं तो शायद ये पेज आपके लिए रिपीटेटिव हो, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको टॉपिक समझने में हेल्प मिलेगी। तो जियो प्लेटफॉर्म एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर आप बात की जाए मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जो जियो है और जो इनके रिलायंस के दूसरे डिजिटल बिजनेसेस हैं, उनकी होल्डिंग कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स है। और मई 2020 में रिपोर्ट किया गया था कि जियो प्लेटफॉर्म अपने आप में अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो ये भारत की फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है। जैसा कि आप जानते होंगे रिलायंस अपने आप में भारत की नंबर वन है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन अगर जियो का अलग से वैल्यूएशन किया जाए तो वो मई 2020 में फोर्थ नंबर पे थी। और अप्रैल 2020 से उन्होंने अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में अपना 33% का हिस्सा 22 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि लगभग 1,65,000 करोड़ होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर को बेचा है। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास लगभग 67% की होल्डिंग है जियो में। इसके अलावा फेसबुक, जो कि अब मीटा प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, 9.9% की हिस्सेदारी उनके पास है। गूगल के पास 7.73। इस तरह से अन्य इन्वेस्टर जियो को अब ओन करते हैं। और अगर हम रिलायंस के फाइनेंशियल्स को देखें, ये दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल हैं, तो रेवेन्यू के मामले में जियो 11% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रिलायंस के रेवेन्यू में, और एबिटा के मामले में जियो का कंट्रीब्यूशन है 32%। और अब अगर बात की जाए ग्लांस की, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पर्सनलाइज्ड कंटेंट को डिलीवर करती है स्मार्टफोन पे, जबकि उनकी स्क्रीन लॉक्ड होती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने स्मार्टफोन को जब लॉक करते हैं तो भी बहुत सारा कंटेंट उसके ऊपर विजिबल होता है जो कि लगातार चेंज होता रहता है। तो वो ग्लांस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसको 2019 में फाउंड किया गया था। ये एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप है और ये दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक अपने नाम से यानी कि ग्लांस के नाम से, और दूसरा इनका शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आता है रोपोसो के नाम से। अगर ग्लांस की बात की जाए तो ये अपने यूजर्स को क्यूरेटेड कंटेंट यानी कि सिलेक्टेड कंटेंट डिलीवर करते हैं, जबकि उनका फोन लॉक होता है। ना तो उनको अपने फोन को अनलॉक करने की जरूरत है, ना कोई एप्स ओपन करने की जरूरत है, फिर भी वो इनके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और जब भी यूजर अपने फोन को अनलॉक करते हैं तो जो स्मार्टफोन स्क्रीन है वो रिफ्रेश हो जाती है नए विजुअल और इंटरेक्टिव कंटेंट से। तो अगली बार जब वो लॉक करते हैं तो उनको नया कंटेंट दिखाई देता है। और ड्यूरेशन जो होती है इस कंटेंट की 10 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक होती है। इसके बाद ये लगातार चेंज होता रहता है। और इंग्लिश के अलावा जो इनका कंटेंट है 6 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है, जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मराठी, कनाडा, और इसके अलावा इंडोनेशिया की भाषा भाषा में भी इनका कंटेंट अवेलेबल है। और ऐसा माना जाता है डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से कि यूजर लगभग 25 मिनट इनके कंटेंट पे स्पेंड करते हैं ऑन ए डेली बेसिस। और इनका जो कंटेंट है वो 19 डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, न्यूज, एंटरटेनमेंट, फैशन, गेमिंग, ट्रैवल, वाइल्ड लाइफ, इस तरह से 19 डिफरेंट कैटेगरीज का कंटेंट ये डिलीवर करते हैं। और जो इनका प्लेटफॉर्म है ये भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस यानी कि एशियन कंट्री में आज की डेट में काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि 400 मिलियन डिवाइसेस से ज्यादा पे अभी ये प्रेजेंट है अक्रॉस एशिया मार्केट। और इनकी जो दूसरी सर्विस है वो है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रोपोसो के नाम से। ये भी लगातार फेमस होती जा रही है। ये एक सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर लेड कमर्शियल प्लेटफॉर्म है ब्रांड्स के लिए। इसके अलावा अगर ग्लांस के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल डिस्कस की जाए तो इनकी पेरेंट कंपनी है इनमोबी, जो कि भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और जब भी आप भारत में कोई भी एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो 60 से 65% नए फोन्स में ग्लांस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। और उसका रीजन है कि इनके जो स्ट्रॉन्ग टाई अप्स हैं फोन बनाने वाली कंपनी से, जैसे कि सैमसंग, श्योमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी के साथ। तो जब आप इन कंपनीज के फोन खरीदते हैं तो आपको ग्लांस बाय डिफॉल्ट मिलता है।
और जियो प्लेटफॉर्म में ने तो अभी इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे पहले गूगल और सिलिकॉन वैली बेस्ड एक वेंचर फंड है मिथ्रिल कैपिटल, वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, यानी कि इसको बहुत ही ज्यादा सॉलिड कंपनीज के द्वारा बैक किया जाता है। और दिसंबर 2020 में इन्होंने गूगल और मिथ्रिल कैपिटल से 145 मिलियन यूएस डॉलर रेज किए थे, और उस टाइम पे जो इनका वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो गया था, यानी कि एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। इसको जो फाउंड किया गया था वो नवीन तिवारी के द्वारा को फाउंड किया गया था। नवीन तिवारी जिन्होंने कि इन मोबी को भी 2007 में कुछ अपने फेलो इंजीनियर्स और बिजनेस स्कूल के पीयर्स के साथ फाउंड किया था, और वो भी भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी 2011 में। और नवीन तिवारी ने ही ग्लांस को भी को फाउंड किया है, और ये एक सिंगापुर इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी है इन मोबी की, और ये भी अब एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो यानी कि नवीन तिवारी दो यूनिकॉर्न कंपनी को फाउंड कर चुके हैं, को फाउंड कर चुके हैं। और इनके जो 16.3 करोड़ डेली यूजर हैं भारत में, इसके अलावा इनके 2.5 करोड़ यूजर्स हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल आर्म है जियो प्लेटफॉर्म, वो 200 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगी ग्लांस में, और ये जो फंडिंग है सीरीज डी फंडिंग राउंड के अंतर्गत की जाएगी। तो सीरीज डी फंडिंग क्या होती है? जो स्टार्टअप कंपनीज फंड रेजिंग करती है उनकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्री सीड से स्टार्ट होते हैं, फिर सीड, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। सीरीज ए मतलब कि जब पहली बार वो एक सिग्निफिकेंट फंडिंग रेज करते हैं, उसके बाद एक्सपेंशन के लिए बी और सी फंडिंग की जाती है। नॉर्मली जो स्टार्टअप हैं वो सीरीज सी के बाद फंडिंग नहीं करते, क्योंकि इस स्टेज तक वो काफी सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। लेकिन कुछ स्टार्टअप हैं वो जो सीरीज डी, ई, एफ, जी पे जाते हैं। तो सीरीज डी का मतलब है कि जब कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल है, उसके बाद अगर कोई फंडिंग रेज करता है, तो उसको सीरीज डी फंडिंग बोला जाता है। तो ग्लांस ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप है। और अगर बात की जाए कि भाई रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को इस 200 मिलियन के बदले में ग्लांस में कितना स्टेक मिलेगा, तो उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट कुछ सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि जो ग्लांस का वैल्यूएशन है वो 1.7 बिलियन यूएस डॉलर लगाया गया है, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 12,852 करोड़। तो अगर उसके हिसाब से लगाया जाए तो रफली 11.5 से 12% का हिस्सा इनको ग्लांस में मिल सकता है। और जो ये इन्वेस्टमेंट है जियो की तरफ से, इसको ग्लांस यूज कैसे करेगा? ग्लांस की जैसा कि अभी प्रेजेंस एशियन मार्केट में है, वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को एक्सपेंशन करने के लिए इस पैसे को यूज करेंगे, जैसे कि वो यूएस, ब्राजील, मेक्सिको, रशिया वगैरह में अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और कंपनी का एम है कि ये दुनिया की लार्जेस्ट लाइव कंटेंट और कॉमर्स इकोसिस्टम ऑन द लॉक स्क्रीन जो होता है वो कंपनी बने। उसके लिए इनको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और इस पैसे को एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा ग्लांस रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, और जो जियो फोन नेक्स्ट के स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी ये लॉक स्क्रीन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे। और इसके अलावा जो प्रगति जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस फोन में यूज होता है, जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन में गूगल के द्वारा बनाया गया है जियो के लिए, तो उसमें ये इंटीग्रेट करके जो इनका कंटेंट होता है वो जियो स्मार्टफोन में भी अवेलेबल होगा। और जियो प्लेटफॉर्म और गूगल मिल करके 100 मिलियन हैंडसेट इंडिया में रोल आउट करने का प्लान है उनका। तो उस तरह से इनके लिए ग्लांस के लिए काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा अगर रोपोसो की बात की जाए जो इनकी दूसरी सर्विस है, वो भी रिलायंस की जो रिटेल आर्म के साथ पार्टनरशिप करके जो जियो यूजर की लॉक स्क्रीन है उस पे अपने जो कंटेंट को फीचर करेंगे। और इनका जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके लगभग 30 मिलियन एक्टिव यूजर हैं दुनिया भर में। और जो ये लेटेस्ट रिलायंस की इन्वेस्टमेंट की गई है टेक्नोलॉजी कंपनी में, ये 14वीं टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। इससे पहले उन्होंने 25% स्टेक खरीदा था टू प्लेटफॉर्म में, अभी कुछ दिन पहले ही। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे आपको रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है इस बारे में कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं एक ही शेयर ले सकता हूं तो ऐसे टाइम में वो रिलायंस होगा। और उसका रीजन ये है कि अगर आप इनके जो टॉप 3 बिजनेस हैं उनके बारे में अगर आप देखें, तो पहला है ऑयल एंड केमिकल, जहां से इनका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है, जो कि इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। उसमें पेट्रोकेमिकल में नंबर 1 प्लेयर है, रिफाइनरी में नंबर 2।
उसके बाद दूसरा बिजनेस देखें रिलायंस रिटेल, उसमें इतने सारे इन्होंने एक्विजिशन किए, इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पे इनकी ग्रोथ अनबिलीवेबल है। तीसरा रिलायंस जियो की बात की जाए तो ये 5-6 साल पहले ये टेलीकम्युनिकेशन में कोई इनका नाम नहीं था, आज की डेट में इनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा होम ब्रॉडबैंड में विद इन 2 ईयर्स ये नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। और जो चौथा नया सेगमेंट कंपनी फोकस कर रही है वो है न्यू एनर्जी का, जिसमें कि अगले 3 साल में 10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं और ओवरऑल इनका 76 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने का प्लान है। और अगर आप 10 साल का विजन रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि सरकार का सारा फोकस इसी पे होगा, और जितनी भी पावर की जो एक्स्ट्रा डिमांड आने वाली है अगले 10 सालों में, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाली है। तो उसमें एक बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं वहां पे, जिस तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन सब वजहों से मुझे लगता है कि रिलायंस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। हालांकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में वो आपकी पेशेंस टेस्ट कर सकता है, लेकिन जब भी कोई करेक्शन हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल हैं, अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।